अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो स्टेटमेंट है या जो उनकी ट्वीट है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई। जैसा इमरान खान कहता है ना कि मैं इनको इनसे बेहतर जानता हूं, तो मैं आरिफ अलवी को बहुत बेहतर जानता हूं क्योंकि मैं बुरे वक्तों से जानता हूं। और मैं जब जानता था, जब उनको गाड़ी चाहिए होती थी लिफ्ट के लिए और जलसे में आने के लिए जाने के लिए, मैं तब से जानता हूँ उनको। कई दफ़ा मैं उनको धरने पर खुद भी लेके गया हूँ और ड्रॉप भी मैंने किया। तो मैं इसलिए बिल्कुल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एज एन एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहा। 3 काम किए हैं आरिफ अलवी ने अपनी ट्वीट में। पहली बात है कि उन्होंने पीटीआई वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि कल को जब मैं सदर नहीं होऊंगा, बाहर आऊँगा, तो मेरे ऊपर हुटिंग ना करना, मेरे ऊपर ना अपना कोई लंदन की किसी सड़क पे आके गालम गलोच करना, प्लीज़ मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा, उन्होंने इमरान खान को यह बताया है कि जनाब असद उमर तो तुमसे अलग हो गया हुआ है, शाह महमूद अंदर गया, वो बाहर नहीं आएगा, बुशा बेगम तो हेड नहीं कर सकती, कोई और है नहीं, तो जब मैं फारिग होऊंगा तो मैं ही राइट कैंडिडेट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने के लिए, और मैं उसको सही तरीक़ों से तुम्हारी सुन्नत पे अमल करता हुआ उसको आगे ले जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया उन्होंने वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। मेरे ख्याल में, आई कैन बी रॉन्ग, कोई कानून का आदमी, कानून समझने वाला मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बाहर की दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान में कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, पाकिस्तान में ढोंग पार्लियामेंट्स हैं, पाकिस्तान में ढोंग सेनेट है, और तुम आओ और इंटरवीन कर लो प्लीज़ यहाँ पे। जो उनकी पार्टी सारों को, एम्बेसडर्स को मिल कर कह रही है। और आप देखें फ़ौरन ही एक ट्वीट आना शुरू हो गई आतिफ खान की वहाँ पे अमेरिका में, एंथनी ब्लिंकन को, अब ये देख लो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सेइंग कि हम यहाँ पे कितने इनकैपेसिटेटेड हैं, तो प्लीज़ आओ और इंटरवेंशन करो। तो बहरहाल ये आपको समझ आ गया। तो इंशाल्लाह आज तो वो सदर हैं, आज तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब नहीं होंगे तो आरिफ अलवी साहब, मैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले जाके पिटीशन दूंगा कि आपको आर्टिकल 6 के तहत ट्राई करना चाहिए गद्दारी के मुकदमे पे। ये मेरी पिटीशन होगी और फिर मैं उसकी तफसील से बात करूंगा जब मैं वो पिटीशन करूंगा। आज आपको एग्जेम्पशन है, आज आप उस पर कुछ नहीं। और एक और चीज़ जो आप कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जनाब मैं किसी तरह उमर अताब बंदयाल साहब को मैं इतना ईंधन फ्राहम कर दूं कि अगले 3-4 दिन में, 10 दिन में वो जाने से पहले कोई ऐसा फैसला कर दें कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोचे कि यार प्रेसिडेंट ये कह रहा है, चीफ जस्टिस ये कह रहा है, तो ये वाकई को बहुत जुल्म हो गया, बहुत गलत हो गया। तो ये कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह आपकी बात। लेकिन जो कामयाब हो सकती है चीज़, वो लॉयर्स के जो कन्वेंशन 26 तारीख को हो रहा है वो बहुत ही अहम है। मैं 4 दिन से इसके ऊपर अपने मैं वीलॉग्स में जिक्र कर रहा हूँ। आज मौका मिला है टेलीविज़न के ऊपर ये बात करने का कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26 तारीख को इस्लामाबाद में कन्वेंशन बुलाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसको ज्वाइन कर रही है और जितने भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं वो भी वहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। और बार एसोसिएशन जो हैं उनको एक फ़िक्र है कि 90 दिन की मुद्दत जो है उसके अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दे चुका है, पिछली हुकूमत पीटीएम की जो है जाने से पहले स्टेटमेंट दे चुकी है कि जनाब डीलिमिटेशन होनी है, सेंसस होना है, ब्ला 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 व्हाटएवर। लॉयर्स अब बीच में आ गए हैं और मैं आपको बताऊं ये ज़िंदगी आसान नहीं है। जब लॉयर्स आ जाएं और लॉयर्स को तहिया कर लें तो फिर ज़िंदगी आसान नहीं रहती है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर राना मकबूल अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। जनाब हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और मैं आपको पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालिक एक बात बताऊं जो आम आदमी को नहीं पता। पाकिस्तान में एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एक, जो तमाम वकला को रिप्रेजेंट करती है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। और अभी आबिद ज़ुबैरी साहब भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, और वो बड़ा नाराज़ होंगे मेरी इस बात से, लेकिन टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी लेजिटिमेट एसोसिएशन नहीं है। बार काउंसिल्स की एक ही जमात है, पाकिस्तान बार काउंसिल। हारून रशीद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खरा सच। मैंने जो बार काउंसिल और बाकी का डिफरेंस बताया, क्या आप इससे एग्री करते? जी बिल्कुल यही है। हारून रशीद साहब, 26 को क्या करने जा रहे हैं आप? लेकिन 26 को तो ये जो इलेक्शन का मामला है वो सिर्फ इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज़ में अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है तो इलेक्शन होने चाहिए।
तो इसलिए हमने जो 4 महीने का जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन ने या डीलिमिटेशन के प्रोसेस का, तो हम ये कहते हैं कि उस डीलिमिटेशन के प्रोसेस का बाद में देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन हो सकते हैं चूँकि सेंसस हो चुका है और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सेंसस कब हुआ है? ये तो सेंसस तो हो चुका है ऑलरेडी, जो नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक। अब सिर्फ डीलिमिटेशन है कि हल्का बंदियाँ होनी हैं, कि हल्का बंदियों में कौन कौन सी कंस्टिट्यूंसीज किस किस इलाके में अपना वो इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अरुण साहब, जितना मुझे पता है उसमें असेंबली ही नए हल्के बना सकती है, केयर टेकर तो नए हल्के बना नहीं सकती, तो ऐसे में हल्का बंदियों की फिर क्या ज़रूरत है? असेंबली तो उन्हें, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि हल्का बंदियाँ वो बनाएगा, असेंबली में तो हल्का बंदियाँ नहीं बनानी, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। पक्का उन्हीं का काम है सिर्फ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, माजरत के साथ, जब असेंबली ने अगर बनाना होता तो, सॉरी आप बताएं, आप बताएं। असेंबली ने अगर बनाना होता तो पहले असेंबली मौजूद थी, डीलिमिटेशन उस वक्त होती, लेकिन चूंकि अब तो असेंबली है ही नहीं है, अब तो सिर्फ इलेक्शन होना है। अगर असेंबली का इंतज़ार करेंगे तो वो तो फिर असेंबलियाँ जब इलेक्शन होंगी तो तभी आएंगी। तो इसलिए डीलिमिटेशन के अलावा चूँकि सेंसस कंप्लीट है, इसलिए इलेक्शन होना चाहिए। अरुण साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े अदब से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप वकील हैं और मैं एहतराम से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं देखूँ कि 90 दिन की आइनी शर्त को ख़राब किया या गलत साबित किया पहले, वो तो खुद आपके अपने चीफ जस्टिस ने किया। जब पंजाब की बात आई और उन्होंने मई की जो डेट दी थी वो 90 दिन से आगे जाके दे दी, और फिर उन्होंने KPK में डेट ही नहीं दी। तो अब ये 90 दिन का पंडोरा बॉक्स आपने क्यों खोल दिया, जबकि आपके अपने चीफ जस्टिस जो हैं वो ये अमल कर चुके हैं पहले? एक्चुअली ये बात नहीं है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो यही किया था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और उन्होंने तो डेट भी फिक्स कर दी थी, लेकिन उसमें न सिक्योरिटी पे कोई उसका बंदोबस्त था, ना इलेक्शन कमीशन की तैयारी थी, और ना फाइनेंस वालों ने ओके किया था। इसलिए कि वो जो असम्बली, जो प्रोविंशियल असम्बली डिज़ाल्व हुई थी, वो एक शख्स के कहने पर असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी, उनका कोई वजह नहीं बताई गई कि वो असम्बलियाँ क्यों डिज़ाल्व हो गई हैं और बिफोर टाइम क्यों हुई हैं। इसलिए हमारा उस वक्त ये कंटेंशन थी कि जो भी इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का, वो एक दिन होना चाहिए। ये एक सियासत तक की जाए कि पहले 2 असम्बलियों का इलेक्शन करवा दें, पहले दो असम्बलियों में हुकूमत उनकी आ जाए, और बाद में जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो तो उसमें वो इलेक्शन इजीली विन कर जाएं। तो ये उनकी अपनी एक सोच थी जो कि गैर आइनी सोच थी, जिस वजह से मुल्क ने और अवाम ने सफ़र किया, इसी वजह से वो इलेक्शन हो भी नहीं सके और उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हुई थी। राना मकबूल साहब, अगर तो इनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई, जो वकीलों से मुझे डर बड़ा लगता है, ये कुछ का कुछ मनवा लेते हैं, और जब सारे इकट्ठे हों तो फिर कोई भी नहीं इनको रोक सकता, तो सवाई अल्लाह के, फिर तो आपके लिए बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि PMLN तो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए तो बिल्कुल उड़ जाएगी। देखें जी, जो मुस्लिम लीग का अपना जहन है सभी का, दे ऑल्सो वांट इलेक्शंस एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मुस्लिम लीग तो कुछ गेन नहीं ना करेगी इसमें। अभी तो अपना जो पुराना स्टैंस है उसमें ये मौका मिलेगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि लोगों को कन्विंस करें जो हमारी गलतियां हुई हैं, जो इनएडिक्वेसीज हैं, जो लोगों का ये स्काई रॉकेटिंग भरे बैठे हैं बाहर, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस जो हैं, अनब्राइडल जो इन्फ्लेशन है, इसको बताएं लोगों को। इसलिए तो सारी मुस्लिम लीग इस इंतज़ार में है कि वो लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी है विज़ अभी पब्लिक, अवाम अन्नास, वो आएंगे और लोगों को समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, परसुएट करेंगे, कीपिंग हिज ट्रैक रिकॉर्ड इन व्यू। जो भी उन्होंने 3 दफ़ा उनको मौका मिला, अगर जो उनको टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया गया और डिस्टर्ब भी बहुत किया, बहुत डिसरप्शन हुई, कभी कोई उनके पीछे पड़ गया, कभी कोई जनरल पड़ गया। अगर वो तो आप लोग भी पड़े रहे, ऐसी बात नहीं, आपने बेनज़ीर को भी नहीं करने दिया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अपने लीडर की इस वक्त। तो वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डिलीवर किया बहुत हद तक।
अब हम खराटे भरते हुए मोटरवेज पे जाते हैं, उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है, सिंगल आदमी की जो उसने आइडिया दिया था उसको इम्प्लीमेंट किया। जो हम बिजली में बैठते हैं, आपको पता 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और जो क्या सी पैक और कितने अगर बिजली का ना बताइएगा सर, सारे जो है मैं ना समझता हो हूँ जाएंगे, यही तो एक्सप्लेन कर रहे CNN पे फोन करना शुरू हो जाएंगे कि बंद करो इन्हों ठीक मजाक कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात जो है, आपको एक उन्होंने डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी है। आप एग्जिस्ट ही ना कर सकते एज ए नेशन अगर आप एटॉमिक पावर ना होता। इंडिया आपको बिल्कुल रहने नहीं देता। ये उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट है लोगों का। आपने हर इलेक्शन में देखा है, आपको याद होगा कि हालांकि ही वॉज ए बिगनर। 1990 में जो इलेक्शन हुआ है, आपको पता है फौजी जनरल ने उनको निकाला था। उस वक्त ये भी पता था कि ये बंदा वापस नहीं आ सकता पावर में, इसके बावजूद कितने वोट मिले थे उनको, यानी लाहौर की 9 कंस्टिट्यूंसीज में 8, और राइट डाउन द लाइन ही हैड ऑलमोस्ट वन द इलेक्शंस। तो अंडरडॉग्स को जो सपोर्ट होती है, अब वही बात है इमरान खान के साथ है, माजद के साथ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है। वो जो मर्जी आप कह लें, उसकी सपोर्ट तो अपनी जगह पे नहीं, वो तो पता चल जाएगा जब मैदान खोलेगा कि अंडरडॉग कौन है, क्योंकि जो इमरान खान साहब कर बैठे हैं वो किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक एजेंडा के साथ आई, मैं मान रहा हूँ, दैट ही हैज टू एक्सप्लेन टू द बट पीपल। एक कल्ट है जो उनके पीछे लगा हुआ है। नहीं, कल्ट का इतनी तादाद कभी भी नहीं होती जितनी पॉपुलैरिटी की होती है। कल्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, कल्ट थोड़े लोग होते तो हैं। इस दफ़ा RTS बैठाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये प्लान ही है कि कुछ भी नहीं करने देना। अच्छा, हाँ जी, इट हैज़ टू बी फेयर इलेक्शंस। अरुण भाई, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों पे एक शदीद मुझे एतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। फिर मैंने आपको कहा था पहले, मैंने एक सवाल मैंने भी करना, जी जी बिल्कुल, जो मेरी मर्जी का है कि अगर आप लोग वाकई आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आप रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती चाहते हैं, अगर आप अवाम की बालादस्ती चाहते हैं, तो आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल ने लोकल बॉडीज़ के लिए कभी इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस क्यों नहीं लिया? क्योंकि असल हकीकत और हकीकी जमहूरियत तो है ही वो। देखिए ना, लोकल बॉडीज़ का तो वो हमारे सामने ऐसा आया नहीं है। ये तो नेशनल एजेंडा है और पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व होती है, और पूरी कौम का राइट होता है जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन या प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन होता है। तो जो लोकल बॉडीज़ का होते हैं वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, और फेडरल के पास तो एक ही अदारा है जो कि लोकल बॉडीज़ हैं, बाकी तो सारी प्रोविंशियल्स हैं। तो इसलिए वहाँ पे कभी भाईजान लोकल बॉडी में ज़्यादा वोट पड़ते हैं, लोकल बॉडी ज़्यादा जमहूरी चीज़ है और लोगों के मसाइल हल तलब करने के लिए। डेफिनेटली वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर किया हुआ है इलेक्शंस का, लेकिन चूंकि अब तो वक्त है कौमी असम्बली का और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन होने का, और अगर वो इलेक्शन हो जाते हैं तो बाद में लोकल बॉडीज़ के भी डेफिनेटली होने चाहिए। अच्छा जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट के मुतालिक। आप राना साहब, आप डिसएग्री करते हैं मेरे से कि आप कुछ और आपका आइडिया? नहीं, मैं आपसे एग्री इसलिए करता हूँ कि इस बुजुर्गी के आलम में ही हैज़ ट्राई टू हंट विद द हाउंड रन विद द हेयर, बात तो उन्होंने ये की है। और फिर इस किस्म की जो है गैर हकीकी बात करना, फिर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, बयान को मोड़ना, तो मैं तो कह रहा हूँ झूठ बोला है, वही ना, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बात करना, इस स्टैचर के आदमी का जिसको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी हो वो मुनासिब नहीं होता। किस दुनियावी अचीवमेंट के लिए उन्होंने ये किया है, उनका अपना फ़ैसला है। और जो वो कहते हैं कि जी मैंने इनको कहा था वापस भिजवा दें, सीधी सी बात पूछने वाली है कि आप बग़ैर अपने कमेंट्स के अगर बिल को वापस भिजवा रहे हैं, या आप असेंट करेंगे या आप डिसेंट करेंगे, और डिसेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि मैं आपका बिल क्यों नहीं असेंट कर रहा, तो फिर ही जाके वो असम्बली जो है पार्लियामेंट उसको टेकअप करेगी ना। आप बग़ैर साइनों के बिल वापस भिजवा दें तो वो असम्बली किस तरह टेकअप करेगी? आपने तो कोई नुक्ता ही नहीं उठाया उस बिल के बारे में। इसलिए जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है। इस लेवल के आदमी को ये आपको पता है ना इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान को कितना ज़ख्म जी बहुत ज़ख्म पहुँचाया, और इंटरनेशनल इमेज कितना तबाह हुआ है। यही तो कह रहा हूँ, आर्टिकल 6 लागू होता है। हाईएस्ट जो है वो तो एक्सपर्ट अब देखेंगे इसके जो भी। मैं सिटीजन हूँ, आप मुझे जवाब दें, मैं इस नहीं, आप बिल्कुल सही तड़प रहे हैं, सही तड़प रहे हैं कि अपने मुल्क को इस तरह डिफेम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि चूँकि मेरी पार्टी के लोग अब मेरे से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि मेरे ऊपर आ रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया और ये बिल बन गया है और एक्ट बन गया है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी मैन्युफैक्चर कर ली जो कि गलत की है।
और अपने मुलाजमों के, वो जो सेक्रेटरी कहता है अगले महीने मेरी बेटी की शादी, उसको निकाल दो, उसको ले आओ, ये कोई अच्छा नहीं लगा, उसके लिए मुनासिब नहीं हुआ। इट्स नॉट है तो दांतों का कीड़ा निकालने वाला आदमी ना, जिसको आपने लिवेट कर दिया यहाँ पे, और तो कुछ नहीं करता। देखें आप क्या क्या किया है। अब मुझे शर्म आती है जब मैंने उसका रेफरेंस पढ़ा था काजी ईसा का, क्या इल्ज़ामात थे एक जज के ऊपर, पता है उसकी बैकग्राउंड का पता और है। काजी फाइजा साहब तो बहुत अपना अबव सस्पेशन टाइप जज है, मुद्दे से उनको जानते हैं। और आपने उनकी बेगम साहिबा को भी कोर्ट में बुलवा लिया। जी, कोर्ट में, बड़े अफसोस की बात है। और मैं उसमें कुछ तो नहीं कह सकता, जो कुलीग थे उन्होंने भी नहीं करना चाहिए था उनको। आफ्टर ऑल इतने सीनियर कुलीग की बेगम थी, उनकी इज्जत, एहतराम, इकराम हम सब पे फ़र्ज़ है। तो नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया, ऐसे प्रेसिडेंट को नहीं करना चाहिए। हारून रशीद साहब, लीगली क्या आप इसको कैसे देखते हैं, आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट को? देखें जी, लीगली तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, इसलिए कि आरिफ अलवी साहब को 8 तारीख को ये रेफरेंस, ये बिल अरसाल किया गया था, और नहीं, 2 तारीख को, 8 तारीख को ही वसूल किया। 2 तारीख को अरसाल हुआ है। नहीं सर, 8 अगस्त को, 8 अगस्त है मेरे ख्याल में। यानी 2 डिफरेंट है ना, एक 2 को हुआ, एक 8 को हुआ है। जी, एक 2 को और एक 8 को। और जब अगर 8 को वसूल हुआ है तो तब 2 वाले पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। 9 को उन्होंने टेकअप किया और उनके ऑफिस में ये वसूल हुआ है, और आज है 21। जब 10 दिन गुजर गए तो उन्होंने इस पे कोई ऑर्डर नहीं किया, ना उसे रिफ्यूज़ किया, ना उसे कंसेंट दी। लेकिन कानून ये कहता है और आइन ये कहता है कि 10 दिन तक अगर सदर साहब साइन नहीं करते या अपनी ओपिनियन नहीं देते तो वो कानून एक्सेप्ट हो जाएगा और नोटिफाई हो जाएगा, और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जारी हो जाएगा। वही सिस्टम हुआ है कि 10 दिन गुजरने के बाद 11वें दिन नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन होने के बाद वो एक्ट में अमेंडमेंट बन गई, और अगर अमेंडमेंट जो ही बनी तो वो एक्ट बनने पे FIR हो गई, तब उन्हें जाके होश आई तो ये तो मुझसे काम गलत हो गए। सदर का काम ये है कि जब उसके पास कोई भी इस तरह का बिल आता है तो या उनकी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कि उस पर हाँ या ना लिख कर वापस करें। और अगर 10 दिन वो रख के अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं तो एक ख़ास दिनों के बाद वो एक्ट बन जाता है, ये तो आइन कहता है। जब उन्हें ये पता चला कि FIR हो गई है और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब गिरफ़्तार हो गए हैं और इमरान खान भी उसमें गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो तब उन्हें पता चला मैं तो इमरान खान का मुलाजिम हूँ बेसिकली, और उन्होंने इसलिए डिनाई कर दिया जी ये मैंने तो साइन ही नहीं किए। जबकि उनके सेक्रेटरी की आज स्टेटमेंट आई है कि वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, कि जो फैक्ट्स हैं वो देने के लिए तैयार हैं कि उसमें सेक्रेटरी का कोई कसूर नहीं है। वो सदर साहब ने अपने पास फाइलें रखी थी और कल वो फाइलें जो हैं PM हाउस में बल्कि आज वसूल हुई हैं। तो अगर PM हाउस में आज वसूल हो रही हैं तो वो 10 के बजाय 11 दिन गुजर गए हैं, तो ये एक कानून बन गया है, FIR हो चुकी है, लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, एक प्रोसेस शुरू हो गया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो अब सदर साहब को अब ये ख्याल है, ये मैं कहता हूँ कि इंतहाई बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि ऐसे लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है जो इस काबिल ही नहीं होते कि वो प्रेसिडेंट के लायक हों या प्राइम मिनिस्टर के हों। वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने साइफर का एक ड्रामा रचाया जिसकी एविडेंस मौजूद है। उसने कहा जी कि इसके साथ खेलते हैं, वो उसके साइफर के साथ नहीं खेले, अपनी कौम के साथ खेले हैं। और जो भी उन्होंने किया है बड़े जलसे में लहरा के कहा है जी कि ये साइफर आया है, ये मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करने आया है और ये अमेरिका से आया है। बाद में खुद ही कहा जी अमेरिका तो हमारा दोस्त है, हमें अमेरिका के खिलाफ गिला ही कोई नहीं। तो ये एक मुल्क को यूनियन कौंसिल तस्वर किया गया है कि जो हम बैठ के अपने तौर पे 5-6 लोग करेंगे वही होगा। उन्होंने ना प्राइम मिनिस्टरशिप को समझा कि प्राइम मिनिस्टरशिप होती क्या है, ना सदर ने सदारत को समझा कि सदर जो होता है वो अदलिया का भी सरबराह होता है और आर्म फोर्सेस का भी सरबराह होता है और एक चीफ ऑफ द कंट्री होता है, और उस पे उसके वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी होती है। उस ओहदे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौम को कुछ अच्छी खबर देंगे। अगर सदर ही इन कामों में पड़ जाए कि कौन का काम जाली हुआ है उन्होंने नहीं किया, तो मैं ये कहता हूँ उन्हें सदर नहीं होना चाहिए, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। रिज़ाइन तो वो नहीं करेंगे, मान लें आप मेरी बात, आप अभी ले लें मेरे से, उनको क्या ज़रूरत है? अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हो जाएगा। अब कल को अगर राना मकबूल साहब ये पिटीशन आ जाती है और उमर अता बंदयाल साहब के सामने सदर साहब की इस ट्वीट के ऊपर
बंदयाल साहब क्या करेंगे आपके ख्याल में? बंदयाल साहब कुछ नहीं इसमें कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक नेचुरल प्रोसेस में हुआ है उसकी नोटिफिकेशन। आपके पास एक बिल आया है, आप जैसे पाशा साहब आप ड्यूटी बाउंड थे, या तो असेंट देते अगर आपको अच्छा नहीं लगता। वो ये भी नहीं कह सकते मैं तो अभी नया सदर बना, मैं तरीका भी नहीं पता था। नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि इस बिल में कोई फ्लॉज हैं, इसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है कि आपने मैसेजिंग करनी है, मैसेज भिजवाना है, और मैसेज इन राइटिंग ही जाएगा कि ये इसमें नक्स है, पार्लियामेंट में से दोबारा गौर करे। अगर आपने वो भी पॉइंट आउट नहीं किया तो आपका इस्तेकाक क्या बनता है ये कहने का है कि ये गलत हो गया है। अब कानूनी तौर पे और अदरवाइज भी जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी है, जो प्रिंसिपल ऑफ विजडम एंड प्रूडेंस हैं, वो यही कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आपने वैसे ही बिल वापस भिजवा दिए, बल्कि भिजवाया ही नहीं, टाइम पूरा हो गया, 10 दिन से ऊपर हो गया, तो क्या जो है मुतलका मिनिस्ट्रीज बैठी रहें और कोई उसकी गजट नोटिफिकेशन ना करें? तो ये तो प्रिंट होके आ गया, जब पूरे मीडिया में आ गया, उस वक्त भी नहीं उन्होंने किया कि मैंने ये किया। जी। और ट्विटर का इस्तेमाल किया उन्होंने इतनी बड़ी बात के लिए बाद में। हाँ जी। ट्विटर का। हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ करेगी तो फिर एम्बेरसमेंट होगी ना। सुप्रीम कोर्ट को नेचुरली देखना पड़ेगा कि ये सदर ने क्या ये अजीब तरह की बात कर दी है, तो वाई शुड दे गो बाय द प्रेसिडेंट्स फॉलीज? उन्हें तो नहीं जाना चाहिए उसके साथ ना, सीधी सी बात है। राना मकबूल मेरे साथ बैठे हैं, हारून रशीद साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, जुबैरी साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, देखते हैं कब तक करते हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। आपको एक बात बता रहा था, वो बीच में ख़त्म हो गई क्योंकि आ गया, तो मैं अब राना साहब को वैसे बता देता हूँ, आप लोग भी सुनते रहे। राना साहब, वो मैंने देखा है कि ख्वाजा आरिफ साहब जिसके वकील होते हैं ना, उसको जेल ज़रूर भिजवाते हैं। तो आप प्लीज़, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1-2 नाम के, उनका वकील किसी तरह उनको बनवा दीजिएगा ख्वाजा साहब को, ठीक है ना? मेरी आपसे दिली ये रिक्वेस्ट है कि उधर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि फौजदारी आती नहीं है उनको। कॉर्पोरेट लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है, कोई इसमें शक नहीं, उनके वालिद साहब भी बड़े थे, लेकिन फौजदारी नहीं आती इनको, और ये कर देते हैं। ऊपर से अली जफर साहब भी अपना, वो भी कॉर्पोरेट लॉयर है अपना वॉटेवर। लेकिन बहरहाल आप देखें, पहले आप लोगों ने धोखा खाया ना, बहुत कई सालों। प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को अपना केस खुद क्यों नहीं पता होता? आज आपको क्यों नहीं समझाना आ रहा आवाम को कि उनका असल मसला आप नहीं है, कोई और है, या आपकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे लोग? ये बात तो मैंने आपसे कही है ना पहले, वो मर्द आ जाएगा जिसकी बात पे यकीन करते वो हैं। कब आना है? आ जाएंगे इंशाल्लाह, मुश्किल लगता है मुझे। नेक्स्ट मंथ भी है। चले, मेरी और आपकी टीवी पे शर्त होगी, नेक्स्ट मंथ तो नहीं आ रहे वो। नहीं, नेक्स्ट मंथ बाय 4th वीक, 3rd 4th वीक इंशाल्लाह। सोच लें। नहीं, मैं सोच के बात कर रहा हूँ। कोई गारंटी है? नहीं, गारंटी अलग फल से देखो जी, सबसे बड़ी गारंटी तो अपना डिटर्मिनेशन, अज़्म और अल्लाह की जो है मदद और नुसरत है ना, सबसे बड़ी गारंटी तो वो है। अच्छा, सारे अपना ये इंशाल्लाह जो है 16 सितंबर के बाद है, आपका मतलब है? जी बिल्कुल। 14 सितंबर को नहीं हो सकती, ये 17 को हो सकती है। हाँ, अंडरस्टैंडेबल है। हारून रशीद साहब, बड़े अफसोस के साथ आपको मैं एक और सवाल पूछूं, अगर आप तल्ख सवाल है मादस के साथ। जी। आपके कई जजेस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस आई हुए हैं और उनके ऊपर एतबार नहीं है। अब तो किसी को भी एतबार नहीं है उनके ऊपर। तो यानी ऐसी जुडिशरी की, ऐसी अदलिया की हम कैसे इज्जत कर सकते हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान हो? ये तो हमने पहले भी कहा था कि जब मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ हमने रेफरेंस फ़ाइल किया था, उससे पहले चीफ़ जस्टिस साहब से यही रिक्वेस्ट करते आए हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे, मैं और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव दोनों कोर्ट में पेश होकर हमने रिक्वेस्ट की थी जी कि जो भी आपके ये जो केस आप फिक्स कर रहे हैं, इनमें आप फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट कर दें ताकि फ़ैसले ठीक आ जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन जजेस को किया जिन जजेस पे एतराज़ था, और जो जजेस नहीं बैठ सकते थे इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस थे। वो उसी वजह से ये हालात हुए कि अब कोई भी ना तो कोई फ़ैसला हुआ है और ना ही कोई अमल दरामद हुआ है। तो इन हालात में जब कोर्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट ना करेंगे, या किसी, अब कल मंसूर शाह साहब ने भी अपने एक जिस बेंच का वो हिस्सा थे उसमें जज साहब को रिक्वेस्ट की, चीफ़ जस्टिस साहब को, कि फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करें ताकि ये फ़ैसला जो है एक बेहतर फ़ैसला आ सके। तो अगर यही सिचुएशन होगी तो आपको पता ही है फिर जुडिशरी का क्या होगा। पहले ही आप अब जो सूरत हाल बनी हुई है आजकल पूरे पाकिस्तान की,
ये शुरू से जुडिशरी के इकदाम की वजह से बनी हुई है कि ज़ियाउल हक का साथ उस जुडिशरी ने दिया और उसे 11 साल दिए, 3 महीने का कह के उसे 11 साल लगवाए। फिर टाइम टू टाइम जो सिविल गवर्नमेंट्स आई उन्होंने तो 5 साल लगाए ही नहीं। मुशर्रफ तक तो 2.5-3 साल भी नहीं लगे थे। फिर मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने 11 साल लगा दिए। तो उसको भी डिफेंड किया हमारी फुल कोर्ट बेंच ने कि आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं और आपने भी बिल्कुल ठीक किया है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने फारग किया है और एक प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। तो ये हालात हैं। अगर हमारी जुडिशरी जो है वो आइन के मुताबिक काम नहीं करेगी, जमहूरी अदारों को मजबूत नहीं करेगी, और जमहूरी अदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे मुल्क तरक्की भी नहीं कर सकता, मुल्क के अदारे भी मजबूत नहीं हो सकते। इसमें मैं अर्ज़ कर लूँ, पाशा साहब अभी फरमा रहे थे, एक और भी इनाम दिया उस वक्त के चीफ साहब ने और बेंच ने, अरशाद खान साहब ने, जो एक तारीख है, ये एक डिक्टेटर को, मिलिट्री डिक्टेटर को उन्होंने कहा 3 साल तक आप जितना चाहें आइन अमेंड करते रहें सिंगल हैंडेडली। यानी आप बात कर रहे थे दुनिया में इमेज की, हम क्यों 125-26 नंबर पे हैं, इसी वजह से है ना। ये अब वो 6 महीने पहले की बात थी, अब आप नीचे से ढूंढें अपने आप को, पहले नंबर पे है कि दूसरे पे, और नीचे चले गए। लेकिन आपको बताऊं हमारी जुडिशरी का हाल ये है, चले मैं नाम ले देता हूँ, मैं तो नहीं डरता, अल्लाह का करम है। जवाद ख्वाजा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, मैंने एक अपने केस से पटिशन दी कि जी आप जो मेरा मुखालिफ है इसमें उसके रिश्तेदार हैं, आप उसके अजीज़ हैं, तो आप प्लीज़ इसको मत सुने केस को। उन्होंने मुझे 15 मिनट का लेक्चर दिया कोर्ट में कि हम तो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं और आपको इस पर एतराज़ है। तो मैंने कहा जी मुझे यही तो एतराज़ है कि आप आइन के मुताबिक नहीं कर रहे, ज़मीर कहाँ से आ गया आपका बीच में, वो क्या बेच रहा है। तो आपको पता नहीं है राना साहब उसके बाद कितने पर्चे मेरे ऊपर हुए और कितने केस में आज तक भुगत रहा हूँ, आज भी भुगत रहा हूँ कोर्टों में। ये तो हाल है यार आप लोगों के जजेस का, और आप लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे, आपको तो खुद नहीं मिलता। तो आप तो अपने लीडर को नहीं इंसाफ दिला सके, अब उनको कितना कुछ नहीं किया। हाँ। तो हमें आपने कैसे इस मुल्क में इंसाफ दिलवा दें। जी सही है आपकी बात, इस वक्त तो यही जुडिशरी में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अजय सर आपके जज ओपनली आके ऑब्जर्वेशन देते हैं कि हमने तो मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, ये भरा हुआ है, ये क्यों हो रहा है। भाई वो क्यों मीडिया देख के आते हैं जब उन्होंने एक केस सुनना होता है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि जजेस को तो अखबार भी नहीं पढ़नी चाहिए, मीडिया भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि इवन फाइलें भी सुबह ही देखनी चाहिए कोर्ट में, पहले देखनी ही नहीं चाहिए, ताकि ये पता हो कि वो मैटर जो आया है मेरे सामने ये है क्या। जब रात को ही फाइलें देखी जाती हैं तो माइंड बना लिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल है कि हमने तो जो भी देखा है पिछले दिनों में, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रिफ्ट पड़ी हुई है कि आधे जजेस एक तरफ हैं, दूसरे आधे जजेस दूसरी तरफ हैं, और एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि जो लोग अपने इंसाफ के लिए आते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अदालतें होती हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, जनरल पब्लिक को रिलीफ मिले। यहाँ पे अदालतें जो हैं 2-2 महीने एक सियासी केस सुनती हैं और सियासत में फ़ैसले दिए जाते हैं। इसमें मैं अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती की बात यह है कि ये इंसाफ का प्रोसेस बहुत बड़ी इबादत है, तमाम इबादतों से अफजल तरीन इबादत ये है। लेकिन अगर हम इसे प्योरिटी और खलूस के साथ करें, इसके मिलावट ना हो, अगर मिलावट हुई तो हम अपने ज़मीर अपने अल्लाह के सामने जवाब दें। अब आप देखें हारून रशीद साहब कभी भी जज नहीं बनेंगे, इनको जितनी मर्जी ऑफर हो, क्योंकि ये अपनी कमाई छोड़ के तो नहीं बनेंगे। तो मैंने देखा अक्सर काबिल वकील जज बनते ही नहीं है। हाँ ये भी होता रहा, बिल्कुल होता रहा, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ही होता है ना, कम होते हैं, कम होते हैं, लेकिन सर जो बन जाए उनको तो सर जब ऐसे जजेस जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दें, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज दें एक जाली मुकदमे में, पनामा केस में, और बाद में रियलाइज़ कर जाएं कि वो केस जो है वो झूठा है और वो बरी हो रहे हैं, अब उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। तो इस तरह से के काम करने से बेहतर है बंदा वकील ही हो। तो पर मेरी एक बात सुने, आप अपने चीफ जस्टिस को मेरा भी पैगाम दे दें। 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने एक अपना चिट्ठी लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मुझे उनकी मुराद का, उनकी तनख्वाहों का, उनकी गाड़ियों का, रिटायर्ड जजों का, उनकी पेंशन्स का, और जितना वो दवाइयों के नाम पे 90-90 करोड़ रुपया साल का ले रहे हैं ना, उसकी तफसील आ रही है।
क्या कैसी जमहूरियत हो गई और कैसा इंसाफ हो गया कि जब आप लोग खुद मुबर्रा हैं किसी किस्म की क्वेश्चनिंग से? देखिए जी, हम तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है वो जुडिशल ऑफिसरान को ही हो रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप जरूर लें। रिटायरमेंट के बाद भी इवन उन्हें मुराद जो दी गई है रिटायरमेंट के बाद भी, तो जाहिर है फिर जज बनना ही चलते चलते स्कूल की तरह है कि 2 बजे फारिग, 3 बजे फारिग, और उसके बाद 2-2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां चाहिए, महीने की सर्दियों की छुट्टियां चाहिए। भाई ये मैट्रिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? दूसरा अवश्य साहब, ये जो मॉडल्स हैं बनाए हुए, देखिए हमारी हिस्ट्री में को ऐसे माया नाज जज हुए हैं जिनकी लोग अब भी इज्जत करते हैं। कॉर्नेलियस जैसे कॉर्नेलियस हो गए, हमूदुर रहमान हो गए, अजमल मियाँ आपके जो पिछले दिनों थे, इवन राणा भगवान दास हो गए। और राणा भगवान दास को सलाम है, आई सलूट। मैं अर्ज करता हूँ कि क्यों आप उन मॉडल्स की जो है प्रस्तुत करते हैं, और वो मुनीर अहमद का मॉडल आपके सामने है, अनवार उल हक का भी पाशा साहब जो जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, और इसी तरह अरशाद हसन खान है। आप इस और ये साकिब नसार हैं और खोसा साहब हैं, आप क्यों इनकी कम्युनिटी में शामिल होते हैं? आपको नहीं पता कि अवामन नास इनके बारे में क्या सोचते हैं, और पता नहीं अल्लाह की ज़ात क्या सोचती होगी। क़यामत का दिन भी आना है। मैं आपको बताता हूँ, खोसा साहब जज बहुत अच्छे थे। मैं आपका तो इख्तलाफ होगा मेरे से, लेकिन उस एक फैसले के अलावा आप मुझे उनका कोई फैसला बताएं जिस पे आपको ऑब्जेक्शन हो। उनके 3-4 फैसले उन्होंने ऐसे कर दिए हैं जिससे पता चलता है कि सूरत हाल क्या है। अच्छा जी, ठीक है। मैं इंडिविजुअली नहीं, मैं किसी के ऊपर जाता, मैं अपनी मेरी राय थी तो वो मैंने दे दी। हालांकि उन्होंने वापस तो आना नहीं, उन्होंने मेरा को केस तो सुनना नहीं, लेकिन मैंने इसलिए उनके मुतालिक अपनी राय देखो हमारी तो इम्पार्शल ओपिनियन इसलिए भी है, जो जज अरशद मलिक अरशद जो है, जो फौत हो गए थे, उनके बारे में और उनके जो वीडियोज़ के बारे में, ऑडियोज़ के बारे में जो खोसा साहब ने अपनी जान लड़ाई है कि कोई साबित ना हो सके, तो आप देखते ही आपके सामने। ले जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हारून रशीद साहब, 26 तारीख को हमने सुना या समझा कि जनाब उस दिन आपकी पास की हुई रेजोल्यूशन को तमाम वकला तंजीमों ने मनवान एक्सेप्ट कर लिया। अभी किया तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उस दिन कर लिया तो अगला लायामल क्या होगा? दोबारा आप लोग सड़कों पे आएंगे, अदालतों का बॉयकॉट होगा, क्या होगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो इलेक्शन का, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का टाइम मांगा था, उसी दिन हमने एक प्रेस रिलीज़ इशू की थी कि ये इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए। और हमारी प्रेस रिलीज़ आने के बाद सारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने अपनी अपनी प्रेस रिलीज़ इशू की कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए। अब रेजोल्यूशन जब पास होगी कि 90 डेज़ में होना चाहिए, तो वो फिर उस रेजोल्यूशन में मीटिंग के दौरान ये तय किया जाएगा कि अगर ये नहीं होता तो हमारा लायामल क्या होगा। हाँ, तो आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है? नहीं, यही हो सकता है कि हम उन्हें लीगली और आइनी तौर पे ये बावर करवाएं कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए और जो आइन कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो बार काउंसिल्स का डिसीजन होगा या रेजोल्यूशन होगी, उस पर अमल दरामद हो जाएगा। अमल दरामद हो जाएगा, यानी आपको कोई आगे स्टेप नहीं लेना पड़ेगा हड़ताल वगैरह का या किसी चीज़ का या मार्च का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा इसमें प्रपोजल है। जी नहीं, पाशा साहब भी सुन रहे हैं, बड़े काबिल एक्सपीरियंस वकील हैं, कि आप चूँकि ख़ुद सारे लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी होगी एक्सपर्टीज़, लेकिन आप चूँकि ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और गवर्नमेंट मुलाजिम भी नहीं हैं, आप मेहरबानी करके आप एक अपना नहायत कॉम्पिटेंट लॉयर्स का एक ज़रूर डेलीगेशन बनाएं, देन हैव थ्रेडबेयर डिस्कशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हिज टीम। आप अपनी प्रपोजल बैठ के उनको दें कि ये करेंगे तो आपका वक्त भी बच जाएगा और इलेक्शन भी आप अर्ली करा सकेंगे। इस तरह आप मीडिया के थ्रू ठीक है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आई टू आई आप बैठ के इसको डिस्कस करेंगे तो इसका सलूशन निकल आएगा जो आप चाहते हैं कि इलेक्शन अर्ली हो जाए। इसके लिए एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए भाई साहब। जी हारून साहब, जी सुनिए आपने राणा साहब की जी बात। बिल्कुल, वो तो फिर तय कर तक बिल्कुल राणा साहब ठीक कहते हैं। अगर ये मुनासिब हुआ कि मिलना है और इस तरह मामला तय हो सकते हैं और इलेक्शन 90 डेज़ में हो सकता है हमारी ओपिनियन से, तो डेफिनेटली ये पॉइंट मैं रखूँगा अपनी मीटिंग में ताकि इस पर भी डिसीजन आ जाए।
मेरा ख्याल है कि इस पे भी आ सकता है, और यानी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है राना साहब कि ये 26 को बड़ी कारआमद कन्वेंशन होगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। नहीं, वो तो अच्छी बात है। अगर कोई हालात की सेहत के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए अगर कोई एक लिहाज से इंट्रोस्पेक्शन होती है, कोई इसका फिक्र जिक्र होता है, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। अरुण साहब, जो आप केसेस को देख रहे हैं अदालतों में, जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा? वो आपको भी पता है और आप उस कैंपेन में शामिल थे कि बल्ले का निशान कब होगा। निशान अगर हुआ भी तो उसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि बल्ले को कोई फ़ायदा होगा। जिस तरह उन्हें लाया गया था वो सारी कौम को पता है, कौम तो मजबूर होती है। तो जब आ गए तो सारे लोगों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम की और सारे हर एक की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है कि किसने क्या किया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो बल्ले की कोई निशानी नहीं। मुझे तो आपने एवं रगड़ा मार दिया। मैंने तो उस वक्त छोड़ा था जब वो पावर में थे, और सिर्फ 2 साल हुए थे पावर में, और उन्होंने रहना था पावर में थे, लेकिन कैंपेन के दौरान वो गुनाह है भाई। मैं उसकी कितनी बारी माफी मांगू? मुझे ये बताए कितनी बारी माफी मांगू सबसे? मुझे ये बता, एक दफा बता दे। उनको लाने में आपका बहुत बड़ा रोल था। अब मैं ही रोल गया है ना एंड में, ऐसा भी तो हुआ है ना। यही होता है, वैसे यही होता है। राना साहब, अगर नवाज शरीफ जी, अरुण भाई क्या कह रहे हैं? वो मैं कहता हूँ कि जो बंदा किसी का एक एहसान करता है वो फिर उसको नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हज़रत अली ने कहा भाई, इसमें तो छोटी बात हो ही नहीं सकती। जी जी राना साहब, यही बात है। 2 महीने में क्या मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी खत्म हो जाएगी? कौन सी पाबंदी? इलेक्शन लड़ने की। देखो जी, एक लिहाज से जो इलेक्शन की, वो तो जो इलेक्शन की अमेंडमेंट भी आ चुकी है, और उसमें जो एक तरह से 62(1)(f की इंटरप्रिटेशन भी की गई है। बदकिस्मती की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पे वॉइड है। मसलन 62 जो 1(f है उसको देख लें, उसमें सज़ा को जो है कोई उसका मुख्तसर नहीं की गई कि कितनी सज़ा होगी, वो दैट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस। और जजेस ने जो किया है आपके सामने ही, अल्लाह उनको ये दोबारा ना करने की तौफीक अता फरमाया जिन्होंने किया है कि एक आपका लीडर है, अच्छा भला मुल्क चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, आप उसको रोक देते हैं और रोक के सजा देते हैं। ये पता है किस टाइप की बात कर रहे हैं राना साहब? मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जल्द पहले आपको बता दूं, वो जैसे को खुदकश बम्बार होता है ना, तो कहते कि इसके लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं जी इसके लिए दुआ करनी चाहिए। वो क्या दुआ करनी चाहिए? कि अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, ताकि ना ये खुद मरे ना किसी को मारे। बट एक ब्रेक के बाद में मियाँ नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेटली जब अगर वो आएंगे तो मेरे ख्याल में जिस तरह मरीम नवाज साहिबा और सफदर साहब बरी हुए हैं, केस तो एक ही है और एविडेंस भी वही है, और उसके मुताबिक जिस तरह वो बरी हुए हैं ये भी बरी हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको अपील में तो जाना पड़ेगा ना। और अगर वो बरी नहीं भी होते तो अदालत इंटरमली उन्हें कंसेशन देगी कि वो इलेक्शन लड़ सके। राइट, तो वो फिलहाल सस्पेंड है, फिर जेल में से लड़ना पड़ेगा उनको। अरुण साहब, फिर जेल में से लड़ना पड़ेगा। अरुण साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्ज करूँ इसमें कोशिश भाई जी, आप बताएं। हाँ, देखिए वो पहले तो जो प्रोसेस इसका होता है, पहले तो आपने एक बेल लेनी है आने से पहले, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। वो जो इसाक डार साहब ने ली थी, वो हम आके अप्लाई करेंगे, उनको बताएंगे ये बैकग्राउंड है, हम कोर्ट में आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं। हम पेश हो गए हैं कोर्ट में, और इसमें हम वॉलंटरीली पेश हुए, हमें कोई पकड़ के नहीं लाया। हम कोर्ट की इज़्ज़त भी करते हैं और आई एम प्रिपेयर टू फेस दिस रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कोर्ट, क्योंकि ट्रायल तो हो चुका है। वैसे जो अपील है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल, जो अपील है। आप तो बातें अच्छी करते हैं, आप लोगों के साथ हैंड हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मियाँ शहबाज शरीफ से यह पूछने की जसारत की कि अगर
इसहाक डार साहब एज मुस्लिम लीग के सेनेटर काबिल कबूल नहीं थे केयर टेकर पीएम के लिए, तो बाप पार्टी के सेनेटर कैसे काबिल कबूल हो गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट? देखो जी, वो तो फैसला नहीं हो है, गया। तो आपने ये हिम्मत की है अपने शहबाज साहब से नहीं, पूछने की? बिल्कुल नहीं की, ना बात हुई है इसके ऊपर, सच्ची बात है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि असूली बातें करने के लिए आप लोग आपस में कर ही नहीं सकते। नहीं, हम तो आपस में कर लेते हैं अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो। और ये तो जहाँ आप तक जहाँ फोन पे भी तक कर सकते थे। जहाँ तक हमारे कायद का ताल्लुक है, उनके साथ तो हम हर बात कर लेते हैं। ही इज सो अफेक्शनेट एंड सो टॉलरेंट। राइट, तो आपने अपने कायद से ये बात की? जी, वो तो बातें उनके साथ होती तो वो रहती क्या हैं। कहते हैं किस चीज़ का? इसहाक डार साहब के ना बनने का? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जब आएंगे तो फिर आप भी मिलेंगे तो खुल के अंदाज़न, बात अंदाज़न। खुल के बात फिर करेंगे। हमें नहीं पता बैकग्राउंड बीच में क्या है। हारून रशीद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर इसहाक डार साहब को इसलिए केयर टेकर पीएम नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से था और वो सेनेटर थे उसके, तो काकड़ साहब भी तो बाप से उनका ताल्लुक और वो भी सेनेटर थे, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट वहां पे क्यों नहीं लागू आई? मेरे ख्याल में कि काकड़ साहब चूँकि बलूचिस्तान से उनका तल्लक है और एक ऐसा सूबा है जिसको नुमाइंदगी देनी चाहिए, मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें आप किसी को बना देते किया था, इसीलिए काकड़ साहब ने बाहर नहीं किसी को, फिर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो वो डार साहब भी कर देते और रिजाइन? वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, डार साहब भी ना इलेक्शन भी लड़ते नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन? ये तो खैर जी नहीं, इन्होंने अब तो रिजाइन कर दिया, ये तो सेनेटरशिप से ही चले गए हैं। तो इसहाक डार साहब तो सेनेटर्स हैं, तो वो भी रिजाइन कर देते। करते, लेकिन कोई भी हो सकता है। अब जो अल्लाह करे इलेक्शन हो और फेयर हो, गवर्नमेंट आए, केयर टेकर तो आर्जी एक सेटअप होता है। आपको उम्मीद है कि परमानेंट फेयर होता इलेक्शन नहीं की? है। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल बताएं। इंशाल्लाह इस दफ़ा फेयर है। नहीं देखें ना, अगर फेयर नहीं होते तो वो फिर रिजल्ट यही होता है जो इस गवर्नमेंट के साथ पीछे हुआ है। फेयर नहीं हुए थे तो वो नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है। और ऐसा ही जिस तरह का वो बंदा लाए थे उसके, यानी कि उसके लिखा जाएगा उसके नाम के साथ कि ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो मेजॉरिटी लेके आया था और नो कॉन्फिडेंस में फारग हो गया। तो अगर आप ये भी मानते हैं ना तो कि फेयर इलेक्शन हुआ तो इससे भी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड असेंबली आएगी जो अभी थी? जो भी है सर, वो तो अवाम अगर फेयर हो तो वो अवाम के इलेक्टेड लोग होंगे, जब आएंगे तो वो मेरे ख्याल में मुल्क को पहले देखेंगे, जमहूरियत को देखेंगे और अपने हालात जो कि इस वक्त कंट्री में चल रहे हैं उनको देखेंगे और मेरे ख्याल में मुल्क को आगे चलाएंगे। और सारे इदारों को अपने अपने तौर पर अपने डोमेन में रहना चाहिए, किसी भी इदारे को दूसरे इदारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह पहले भी मियां नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उसे फारग करके उसे सज़ा दे दी गई, उसे बाहर भेज दिया, उसकी बेटी को भेज दिया और फिर जुडिशरी ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके मार्शल लॉ को फोकियत दी और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाया। तो ये हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री बनी हुई है, बाकी मुल्कों में तो हमने ये कभी नहीं देखा। हमारे तरक्की न करने की वजह और ये हालात मुआशी तौर पे बनने की मेन वजह ये है कि हमारे जमहूरी इदारे को मजबूत होने ही नहीं दिया जाता। अगर जो इलेक्टेड लोग आते हैं उनको फ्री अली काम करने दिया जाए और वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करें तो मेरे ख्याल में जमहूरियत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। 30 सेकंड्स राणा साहब। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जो कहते थे ना कि सेपरेट मैंडेट आएगा, मैं अपनी दानिश के मुताबिक समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की सीटें सबसे ज़्यादा हैं और मुस्लिम लीग हमेशा पंजाब से सबसे ज़्यादा जो सीटें लेता है वही गवर्नमेंट बनाता है, फेडरल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा सीटें इंशाल्लाह पंजाब में मुस्लिम लीग की होंगी। ठीक है, और मुस्लिम लीग ही फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके सर। सेनेटर राना मकबूल, हारून रशीद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैरी साहब, आप हमें ज्वाइन नहीं कर सके लेकिन आपका फिर भी शुक्रिया। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।